तो जी आगे चलते हैं। फिर हम लोगों ने पिछले उसमें जो सेक्शन स्टार्ट किया था उसमें हमने करा कि हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, वन विच इज इलेक्ट्रोकेमिकल एंड द अदर वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, और कंडक्टर्स भी हमने दो तरह के करे थे, एक मेटालिक कंडक्टर्स और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी बुलाते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को हम आयनिक कंडक्टर्स भी बुलाते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं थ्रू मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हमने करे उसमें बोला कि जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स बुलाते हैं, और जो नहीं कंडक्ट करते उन्हें हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बुलाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी हमने दो तरह के करे थे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें बड़े सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे HCl हो गया, NaCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये जितने भी हैं दे ऑल आर, KCl हो गया, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में एसिटिक एसिड हो गई, ठीक है, और सोडियम एसिटेट हो गया, ये सारे क्या है, दे आर गोइंग टू बी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, हमने दो तरह के सेल्स डिस्कस करने हैं। The first cell which we are going to discuss today, that is known as the electrochemical cell. Electrochemical cell जो है, it converts chemical energy to electrical energy. ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो इसमें रिएक्शंस होंगे वो रिएक्शंस किस वजह से होंगे कि वहां पे कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उस केमिकल रिएक्शंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसमें जो रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो अपने आप से होते हैं, देयरफॉर हम उन्हें क्या बुला रहे हैं, दे आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ठीक, सो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। Number one, it converts chemical energy to electrical energy, and number two, the reactions in this they are going to be spontaneous in nature. ठीक है, अब let's see setup electrochemical cell का कैसे होता है। The electrochemical cell consists of two different cells. दो ग्लास बीकर्स हमने लिए हैं, एक सेल ये होगा और एक सेल ये होगा। ठीक है, इसके अंदर हम इलेक्ट्रोड्स डिप करते हैं। जो इलेक्ट्रोड्स इसमें डिप होंगे वो उसी मेटल के बने होते हैं जो हम इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लिखते हैं। ठीक, सिमिलरली यहां पे भी एक इलेक्ट्रोड हम डिप कर देंगे एंड वी कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड टू अ गैल्वेनोमीटर और एनोमीटर, व्हिचएवर इज कन्वीनियंट, राइट। और हम इसको, ये तो इसका एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट हो गया, फिर हम इसका एक इंटरनल सर्किट कंप्लीट करते हैं बाय इन्वर्टिंग अ यू ट्यूब इन बोथ द सेट ऑफ बीकर्स। दिस इज एन इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब, ठीक है, जो इसका इंटरनल सर्किट कंप्लीट करेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो सबसे पहला सेल डिस्कवर किया गया था वो था डैनियल सेल। ठीक है, ये सबसे पहले आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट डैनियल सेल इसको हम बुलाते हैं, या इसको गैल्वेनिक सेल भी बुलाते हैं। ओके, अब इसमें क्या किया गया, डैनियल सेल यहां आप लिख सकते हो गैल्वेनिक सेल, राइट। तो अगर आपको आ जाता है वहां पे क्वेश्चन की एक्सप्लेन अ गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल कंफ्यूज नहीं होना है कि पता नहीं क्या ये नया सा नाम आ गया। इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सिर्फ इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपने लेने हैं वो स्पेसिफिक है। ठीक, जैसे आप इस साइड ले रहे हो 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस जिंक सल्फेट, एक्वस का मतलब कि हमने जिंक सल्फेट को पानी के अंदर डिसॉल्व करा है। सो वी आर टेकिंग 1 मोलर एक्वस जिंक सल्फेट, और यहां पे वी आर टेकिंग 1 मोलर
aqueous copper sulfate solution. ठीक है. नाउ जिसका आपने जिस मेटल का इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसी का हमको इलेक्ट्रोड लेना है. तो यहां पे जो हम इलेक्ट्रोड लेंगे दैट इज फॉर्म्ड ऑफ जिंक, और यहां पे जो हम इलेक्ट्रोड लेंगे दैट इज फॉर्म्ड ऑफ कॉपर. Got it? So we are taking 1 molar zinc sulfate, electrode zinc, 1 molar copper sulfate, electrode copper. ओके. और ये जो इन्वर्टेड U-ट्यूब हमने ली है इसके अंदर भी हम एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं. Let's say we can take KCl, we can take KNO3, we can also take अमोनियम नाइट्रेट. पर इसके जो ब्रिंक्स है इसको हम प्लग करके रखते हैं विद जेलेटिन और अगर ठीक है, जेलेटिन और एक प्लांट होता है जेलेटिन के जैसा ही जिसे हम अगर बुलाते हैं. ठीक. अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि ये यहां से जो इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि आपने इन्वर्ट करके रखा है तो चांसेस काफी हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर मर्ज हो जाए, पर ये जो हमने प्लग करा है इससे वो इलेक्ट्रोलाइट इस वाले दोनों सेल्स के अंदर नहीं जाता. ठीक है. अब यहां वाला जो सेल है दिस इज द LHS, लेफ्ट हैंड साइड सेल, एंड दिस इज RHS, राइट हैंड साइड सेल. जो LHS है उसपे ऑक्सीडेशन होती है. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ आप देख रहे हो यहाँ पे, सॉरी मैंने साइन बना दे. बड़ा और छोटा बनाओ. दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. सो ये जो है दिस इज पॉजिटिव and this is the anode. Okay, and similarly this is the negative side of the battery, so this is the cathode. ठीक है. अब एनोड पे जो होती है हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, so this is known as the oxidation half cell, राइट. और यहां पे कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी, सो दिस इज नोन एज द रिडक्शन हाफ सेल, राइट. अब ऑक्सीडेशन इसमें होगी तो जिंक की ऑक्सीडेशन होगी. जिंक दैट इज गोइंग टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव अस Zn2 पॉजिटिव. ओके. और यहां पे कॉपर Cu2 पॉजिटिव जो कॉपर सल्फेट पे है, राइट. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव बना रहा है. रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो Cu2 पॉजिटिव जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Cu बना रहा है. ठीक है. Now what are the observations which we can see over here? Let's see. The first observation is zinc gets oxidized. ठीक है. Therefore weight of zinc electrode reduces. So after a little while it is observed कि ये जो जिंक है इसका वेट कम होने लग जाता है क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है. ठीक. सेकेंड ऑब्जर्वेशन, Cu2 positive gets reduced. Therefore weight of copper electrode increases. तो यहां पे हम देखते हैं deposition of copper takes place on this electrode. ठीक है. थर्ड ऑब्जर्वेशन,
यहां पे आप देखो कि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। जो इलेक्ट्रॉन्स ये लूज कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर रहा है, ठीक है। सो थर्ड ऑब्जर्वेशन, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, तो करंट इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सो फोर्थ ऑब्जर्वेशन, current flows from cathode to anode, right? So ये observations हमको नजर आती है। Now the question is कि सब कुछ तो ये बाहर बाहर वाला कर रहा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ, क्यों हमने इसको डाला? इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि जब आप यहां देख रहे हो जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है इधर, ठीक है। सो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कम होने लग जाएगा तो देयर इज गोइंग टू बी अ इम्बैलेंस इन द सेल एंड द रिएक्शन माइट स्टॉप, ठीक। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो यहाँ से जो नेगेटिवली चार्ज एनायन होगा वो यहाँ ब्रिंक तक ट्रैवल करेगा और इस सेल को न्यूट्रल कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास Cu2 पॉजिटिव कॉपर बनाता चला जा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने लग जाएगा। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ से जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है वो यहाँ ब्रिंक तक जाएगा और इसको न्यूट्रल कर देगा। सो सॉल्ट ब्रिज जो है ये आपको एक 1 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। लिख लो आप, द सॉल्ट ब्रिज नंबर 1, salt bridge maintains electrical neutrality, and number 2 completes the internal circuit of the cell, completes the internal circuit of the cell, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि क्यों जो सॉल्ट ब्रिज है उसमें ये हम गिने चुने इलेक्ट्रोलाइट से क्यों यूज करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यूज क्यों नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या रीजन रहता है कि हमें ऐसा एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए जिसका साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन इज ऑलमोस्ट सेम, और नंबर 2 दोनों की मोबिलिटी कैटायन और एनायन की भी सेम होनी चाहिए ताकि साइमल्टेनियसली दोनों ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल की तरफ फ्लो कर सके, ठीक है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज भी लिखो, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्ट ब्रिज, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्ट ब्रिज। The type of electrolyte should be such that the size of should be such that the size of cation and anion should be same, cation and anion should be same, and the mobility of the cation and anion, mobility of cation and anion should be similar, should be similar.
ओके, नाउ व्हाट विल हैपन अगर हम यहाँ, ये तो इसका एक इंटरनल पोटेंशियल इसमें क्रिएट हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने शुरू होंगे, इसमें एनोमीटर में हमें डिफ्लेक्शन नजर आ जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो सेल है दैट इज एन ऑपरेशन, वो चल रहा है। पर अगर सपोज हम इसमें एक बाहर से वोल्टेज लगा दें, राइट, इसी सेल में हम एक रियोस्टैट ऊपर लगा देते हैं इस तरह से, और हम एक बाहर से वोल्टेज इसमें फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस। ओके, सो आवर टॉपिक इज फंक्शनिंग ऑफ द सेल व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज अप्लाइड। Functioning of the cell when external potential is applied। जब हम इस वाले सेल का इलेक्ट्रो EMF कैलकुलेट करते हैं या पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज सीन कि इसका जो पोटेंशियल यहाँ पे आएगा उसको हम बुलाते हैं E नॉट सेल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर सेल इट इज कैलकुलेटेड एज 1.1 वोल्ट। ये हम करेंगे आगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि अगर हमने 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया है और 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, तो उसका जो E नॉट सेल आएगा दैट इज गोइंग टू बी 1.1 वोल्ट। जब हम बाहर से एक एक्सटर्नल पोटेंशियल कर रहे हैं, तो हम तीन तरह से एक्सटर्नल पोटेंशियल को आप कह सकते हो इम्प्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। तो फर्स्ट जो है दैट इज इफ the external potential is less than 1.1 वोल्ट, कि हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल एक लगाई इसमें, पर उस एक्सटर्नल पोटेंशियल को हमने E नॉट सेल से कम रखा है, ठीक है। तो इन दैट केस electrons flow from anode to cathode, and obviously current will flow from cathode to anode। तो सेल जो है वो नॉर्मल मैनर में ऑपरेट कर रहा है, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं यहां से यहां, करंट जा रहा है वहां से वहां, तो एक नॉर्मल मैनर में हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो बिहेव करता है। अगर हमने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मोर देन 1.1 डाल दी, राइट, हमने जो यहां से एक्सटर्नल पोटेंशियल डाल रहे हैं, सेकंड केस हो गया कि इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। अब अगर ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट होगा, then the reactions over here they will become opposite, right? In this case electrons start flowing from cathode to anode and the cell is reversed, ठीक है। और इस केस में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो बिहेव करने लग जाता है एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, सो इफ द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 1.1, द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, नंबर 1, एंड नंबर 2, सेल स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक। थर्ड केस, if E naught cell that is equal to 1.1 volt, अब अगर ये 1.1 वोल्ट होगा तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, which means कि ना तो फॉरवर्ड रिएक्शन होने वाली है और ना ही बैकवर्ड रिएक्शन होने वाली है, ठीक है।
ना फॉरवर्ड रिएक्शन होगी ना बैकवर्ड रिएक्शन होगी, द सेल विल स्टॉप ऑपरेटिंग। इक्विलिब्रियम का यही मतलब होता है ना कि जितनी फॉरवर्ड में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उतने ही बैकवर्ड में भी इलेक्ट्रॉन्स आने लग जाएंगे। तो इफ दिस ई नॉट सेल जो हम मतलब ई पोटेंशियल, नॉट ई नॉट सेल, जो ई पोटेंशियल हम दे रहे हैं वो 1.1 हो गया, then the cell will stop functioning. Have you understood? So we have three conditions. एक बार फिर से देख लो। First, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम बाहर से दे रहे हैं that is less than 1.1, the reaction is normal and the cell operates in the normal conditions. That is, electrons will flow from anode to cathode and current will flow from cathode to anode. अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर देन 1.1 डालते हैं तो इन दैट केस ऑपोजिट हो जाती है रिएक्शंस, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर? और थर्ड, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इक्वल टू 1.1 कर दें तो इक्वल टू 1.1 में क्या होगा? Rate of forward reaction will become equal to rate of backward reaction, as a result of which equilibrium आ गया and the cell will stop working. No current is, no deflection is seen in the nanometer. Have you understood? Okay. Representation of इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको आप कंप्लीट लिख लेना, मेरे पास वहां जगह नहीं है तो मैंने वैसे लिख दिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सपोज हमको इसी को रिप्रेजेंट करना है, तो अगर हमने इसी को रिप्रेजेंट करना है तो हम सबसे पहले एनोड की रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं जिंक स्लैश Zn2 पॉजिटिव। ओके, और यहां पे हमें उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखना जरूरी है। हमने जिंक को 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन दी है तो हमको 1 मोलर लिखना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल स्लैश। ओके, सो फिर उसके बाद हम कैथोड की रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैथोड में Cu2 पॉजिटिव, अगेन उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखना जरूरी है Cu। राइट? तो इस तरह से हम गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सपोज आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट अ गैल्वेनिक सेल, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट। इसके अलावा वी कैन डू 1 or 2 सेल्स मोर, 1-2 सेल्स की और रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। जैसे हमारे को दिया है उन्होंने कॉपर AgNO3 सेल। सो आपको ये याद रखना है कि जो सॉल्ट दिया है उसको हमने कैथोड पे लेना है और जो मेटल दिया है उसको हम एनोड पे लेंगे। तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन कुछ नहीं दे रखी, तो इसे हम कैसे करते हैं, कॉपर टू Cu2 पॉजिटिव। तो इधर जब कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी है तो आप एक्वस लिख दो। ठीक है, फिर डबल स्लैश Ag पॉजिटिव स्लैश Ag, और यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, यू हैव टू राइट एक्वस ओवर। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, सो लेट्स डू अनदर वन। हमारे पास है निकल AgNO3 सेल, निकल अगेन निकल स्लैश Ni2 पॉजिटिव डबल स्लैश, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्वस, डबल स्लैश Ag पॉजिटिव Ag, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्वस। ये वाला क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है और ये वाला क्वेश्चन आपको 1 मार्क का भी आ सकता है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेल। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, फिर उसके बाद हमारे पास अब हमने 2 चीजें यहाँ पे पढ़ी। वन विच इज नोन एज द EMF ऑफ अ सेल, जो हमने यहाँ पे E0 सेल लिखा है। EMF ऑफ अ सेल, EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो जो है वो डेवलप होगा ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि किस लिए होते हैं, जब रिएक्शन एक किसी भी सेल में होता है। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो EMF ऑफ अ सेल है दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जो हमारा
पोटेंशियल है जो हमने बाहर से यहाँ पे अप्लाई किया था, दैट इज द पोटेंशियल अक्रॉस अ सेल। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस फर्स्ट, फिर हम लोग डिफरेंस करेंगे दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल क्या होता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। To understand the electrode potential, let's take 3 different beakers. 3 ग्लास के बीकर्स ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गए हमारे पास 3 ग्लास के बीकर्स। तीनों ग्लास के बीकर्स में हमने 1 मोलर कॉपर सल्फेट ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने एक्वस 1 मोलर कॉपर सल्फेट, यहाँ पे भी सेम 1 मोलर कॉपर सल्फेट और यहाँ पे भी सेम 1 मोलर कॉपर सल्फेट, और तीनों में हम कॉपर के इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं। सो बेसिकली ऑल द 3 इलेक्ट्रोड्स दे आर सेम, यहाँ तीनों सेटअप सेम है, पर रिएक्शंस देखो तीनों में अलग अलग हो सकती हैं। वी हैव 3 डिफरेंट केसेस। फर्स्ट केस जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, लेट्स से दिस इज बीकर ए। बीकर ए में हम बोलते हैं कि जो Cu2 पॉजिटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर बनाता जा रहा है। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर बनाता जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप होने लग जाएगा। There is going to be difference in charges, इसके और इसके बीच में चार्जेस में डिफरेंस आ जाएगा ना, तो इसमें एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस मींस कि डिफरेंस इन वोल्टेज, डिफरेंस इन पोटेंशियल, वो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। सेकंड केस में हम बोलते हैं कि ये जो कॉपर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Cu2 पॉजिटिव रिलीज करता जा रहा है इन द सॉल्यूशन। अब Cu2 पॉजिटिव अगर वो रिलीज कर रहा है इन द सॉल्यूशन, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, अगेन एक पोटेंशियल डेवलप हो गया इसके अंदर, राइट। थर्ड केस में हम क्या कह रहे हैं कि जितना Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके Cu बना रहा है, उतना ही Cu 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Cu2 पॉजिटिव बना रहा है। सो देयर इज नो पोटेंशियल इन दिस, राइट। सो ये जो इन दोनों के बीच में, जैसे ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये रिड्यूस हो रहा है, तो जो पोटेंशियल इसमें डेवलप होता है दैट इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। उसी तरह से यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप हो रहा है उसे हम क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ये दोनों में पोटेंशियल्स कैसे हुए डेवलप, दे आर डेवलप ओनली ड्यू टू रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस। हम बाहर से कोई भी करंट किसी में भी नहीं डाल रहे ना, सो जो इसमें पोटेंशियल डेवलप होता है ड्यू टू रिएक्शंस, उसको हम क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज ईएमएफ ऑफ अ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एनी सेल, दैट इज ड्यू टू द रिएक्शंस व्हिच आर अकरिंग इन अ सेल। ओके, सो रिडक्शन पोटेंशियल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, टेंडेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रोड to gain electrons, that is the reduction potential, and tendency of any electrode to lose electrons, that is the oxidation potential. ठीक है, depending upon the reduction potential and oxidation potential, let's define EMF or cell potential of a cell.
potential. लिखो क्या होता है? The EMF of a cell is the difference between EMF of a cell is the difference between the electrode potentials of two electrodes constituting an electrochemical cell. Constituting an electrochemical cell. और E cell, E naught cell, standard electrode potential. जब यहाँ पे हम नॉट डाल देते हैं ऊपर, this is known as standard electrode potential, that is equal to E cathode minus E anode, or it is equal to E right minus E left. ठीक है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं that has a concentration of 1 molar always. So this is standard electrode potential. जब हम हमेशा जहां पे भी, जैसे हमने अभी जिंक सल्फेट वाला करा था ना, सेल और कॉपर सल्फेट जिसमें किए थे हमने इलेक्ट्रोलाइट्स, तो दोनों में हमने देखा कि हमने दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर ली हुई है. तो दैट इज व्हाट अ स्टैंडर्ड सेल इज. तो E नॉट हम स्टैंडर्ड सेल की तभी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम कॉन्सेंट्रेशन कितनी लेंगे, 1 मोलर. हैव यू अंडरस्टूड? सो एक सेल जो कि गैल्वेनिक सेल है, जिसको हमने रिप्रेजेंट करा था एज Zn/Zn2 पॉजिटिव Cu2 positive /Cu. इसका अगर हमको E सेल, E नॉट सेल कैलकुलेट करना है, तो E नॉट सेल फॉर दिस इज इक्वल टू E नॉट फॉर Zn2 पॉजिटिव टू Zn माइनस, सॉरी राइट लेफ्ट करना है, Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस E naught of Zn2 पॉजिटिव टू Zn. ठीक है? ये वाली जो वैल्यूज होती हैं, ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दे रखी होती हैं. दिस इज अकॉर्डिंग टू द EMF सीरीज. तो जो कॉपर की वैल्यू है, E naught की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 0.34 माइनस, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज माइनस 0.76. So, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, that is 1.1. A cell is only operational if E naught cell has a positive value. अगर E naught cell की वैल्यू नेगेटिव होगी तो सेल जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव नहीं करता है. ठीक है? Have you understood till here? Yes. Okay. So we are talking of two terms. One is the EMF and one is the potential difference. So let's see the difference between the two. So difference between EMF and potential difference. Okay, let's write down the first difference. First difference is कि EMF is the potential difference between two electrodes. Potential difference between two electrodes when no current is flowing through the cell. यही देखा था ना आपने? When no current is when no current is flowing through the cell. ठीक है? और potential difference क्या होगा? It is the difference of electrode potential when
current is flowing through the cell. ठीक है. Number 2, second difference is that जो EMF होता है, it is the maximum voltage obtained from the cell. जितनी भी मैक्सिमम वोल्टेज हम ऑब्टेन कर सकते हैं एक सेल की ऑपरेशन के लिए, दैट इज ईएमएफ. व्हेयरएज पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज, क्योंकि इसको हम बाहर से दे रहे हैं ना. सो एक सेल को हमने पढ़ा था कि लेस देन 1.1 होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तभी एक सेल ऑपरेट कर पाएगा. सो इट इज लेस देन maximum voltage. ठीक है. Then number 3, work calculated over here is maximum work. एक सेल का मैक्सिमम वर्क जो है that is calculated on the basis of E naught cell. ये हम आगे पढ़ेंगे. वर्क कैलकुलेट हम कैसे करते हैं? by the help of Gibbs free energy delta G. ठीक है. So work calculated is the maximum work. और यहां पे वर्क क्या होगा? लेस देन, क्योंकि वोल्टेज लेस देन है. सो लेस देन मैक्सिमम वर्क. ठीक है. देन लास्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट. फ्लो ऑफ स्टेडी करंट. ठीक है. और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे इसको कुछ लेना देना नहीं. नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ करंट. राइट. सो आज हम यहीं तक